कल्पना कीजिए कि हमारे पास यह एक संधारित्र यानी कि कैपेसिटर है जो कि V विभवांतर से आवेशित किया गया है और इसकी प्रत्येक पट्टिका पर कुल आवेश Q है। तो इस वीडियो में हमारा लक्ष्य होगा कि हम इस संधारित्र में संग्रहित कुल स्थितिज ऊर्जा यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करें। चलिए शुरुआत में यह सोचते हैं कि आखिरकार इस स्थितिज ऊर्जा का अर्थ क्या है और हम इसकी गणना कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर तो यह संधारित्र आवेशित है। चलिए एक बार के लिए अनावेशित स्थिति देखते हैं। तो यहां पर देखिए अब कोई भी आवेश नहीं है, न ही कोई विभवांतर है, तो यहां पर यह जो स्थितिज ऊर्जा होगी यह 0 होगी। तो इस संधारित्र को आवेशित करते समय ऐसा जरूर कुछ रहा होगा जिसने इन आवेशों को अलग अलग कर दिया है। जैसे कि यहां पर जो धनावेश थे वे यहां पर आ गए होंगे, जिससे धनात्मक ऋणात्मक आवेश पृथक्करण यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन उत्पन्न हो गया है। और इसके लिए कार्य यानी कि वर्क की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। चलिए मैं इसे इस प्रकार से दर्शा देता हूं। तो कल्पना कीजिए कि यहां पर हमने धनावेशों व ऋणावेशों को इस तरह से अलग अलग कर लिया है और इनको अलग अलग करने के बाद हम यहां पर कुछ अतिरिक्त धनावेश लेकर आएंगे। तो इस तरह से जो अतिरिक्त आवेश हम लेकर आएंगे उन्हें लाने के लिए हमें यहां पर कार्य की आवश्यकता होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम अतिरिक्त धनावेश लेकर आ रहे हैं तो यहां पर प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि देखिए यह धनावेशों की पट्टिका है और हम अतिरिक्त धनावेश ही लेकर आ रहे हैं, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन होगा, तो हमें उस प्रतिकर्षण को पार करना होगा। अब इसीलिए यहां पर किसी बाह्य साधन यानी कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कोई कार्य अवश्य रूप से किया गया होगा। और यह बाह्य साधन किसी भी प्रकार का हो सकता है कि यह एक बैटरी हो। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा बाह्य साधन है, लेकिन ऐसा बाह्य साधन अवश्य रूप से होगा जो यहां पर कार्य कर रहा है, और वह किया गया कार्य जो कि Q मात्रा के आवेश को इस पट्टिका से इस पट्टिका पर स्थानांतरित कर देता है। तो वह किया गया कार्य ही हमारी संग्रहित स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अब हम लिख सकते हैं कि इस संधारित्र में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य के बराबर आएगी। और एक बार के लिए मान लीजिए कि यहां पर बाह्य साधन के रूप में मैं हूं, तो अब मैं कह सकता हूं कि इस संधारित्र में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा मेरे यानी कि हितेंद्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर आएगी। तो अब मुझे मेरे द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, और यह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम पहले से यह जानते हैं कि किया गया कार्य बल गुणा दूरी के बराबर आता है, लेकिन यहां पर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। इसकी बजाय हम यह जानते हैं कि जब भी हम विद्युत संबंधित अध्यायों में किए गए कार्य की बात कर रहे होते हैं तब हम विभवांतर की अवधारणा का उपयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए जो यह विभवांतर है यह किए गए कार्य का ही एक माप होता है। उदाहरण के लिए यदि यहाँ पर विभवांतर 10 वोल्ट है तो मूल रूप से इसका मतलब है कि यदि हमें 1 कूलाम आवेश को यहां से यहां स्थानांतरित करना है तो इसके लिए हमें 10 जूल कार्य करना होगा। तो अब हमारे सामने यह सवाल है कि देखिए इन दोनों पट्टिकाओं के मध्य जो विभवांतर है वह V है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 कूलाम के आवेश को यहां से यहां स्थानांतरित करने के लिए हमें V जूल कार्य करना पड़ रहा है। और हम साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि यहां पर स्थानांतरित जो कुल आवेश है वह Q है। तो क्या अब हम यह पता लगा सकते हैं कि इस आवेश को स्थानांतरित करने के लिए हमें कितना कार्य करना होगा। तो जरा इस कुल कार्य के बारे में सोचिए। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। उम्मीद करता हूं कि आपने स्वयं से इसके बारे में सोचा होगा। अब चलिए साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो मेरे द्वारा किया गया कुल कार्य है वह क्या होगा। देखिए मेरी सामान्य समझ यह कहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कूलाम आवेश को यहां से यहां स्थानांतरित करने के लिए हमें V कार्य करना पड़ता है। यही तो हमारी विभवांतर की परिभाषा है। लेकिन अब इस स्थिति में हम 1 कूलाम की बजाय कुल मिलाकर Q आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं। तो इसके लिए जो किया गया कुल कार्य है वह आ जाएगा Q गुणा V। अब हमारी जो संधारित्र में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा है वह भी यही आ जानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह एकदम गलत है। एक बार इस वीडियो को वापस से पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए कि आखिरकार यह गलत क्यों है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके बारे में गहन सोच विचार किया होगा। अब इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमें यहाँ पर इस संधारित्र को आवेशित होने की जो यह प्रक्रिया है इसे चरणबद्ध रूप से देखना होगा। तो यहां पर सबसे पहले यह हमारे पास एक अनावेशित संधारित्र है। अब कल्पना कीजिए कि हम यहां पर कार्य करने वाले हैं, तो हम एकदम सामान्य सी चीज करते हैं। हम इस पट्टिका से जो धनावेश हैं
उन्हें इस पट्टिका पर लेकर आते हैं। और प्रत्येक बार जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम यहाँ पर आवेश पृथक्कन उत्पन्न कर रहे हैं। अब आइए यहाँ पर कुछ आवेश लेकर आ जाते हैं। तो मान लीजिए हम इस प्रकार से धनावेशों को दर्शा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इन धनावेशों के नीचे ऋणावेश भी हैं। यानी शुरुआत में यहाँ पर धनावेश व ऋणावेश साथ में है, अर्थात देखिए इस धनावेश के नीचे इस प्रकार से यह ऋणावेश होगा और इसी प्रकार हर धनावेश के नीचे ऋणावेश होगा। तो शुरुआत में यह पट्टिका एकदम उदासीन यानी कि न्यूट्रल है। अब हम प्रत्येक चरण में इन आवेशों को यहाँ पर लेकर आएंगे और यह देखेंगे कि आखिरकार हम कितना कार्य कर रहे हैं। अब आइए इस पहले आवेश को हम यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं। तो जरा सोचिए कि यह करने में हमें कितना कार्य करना होगा। तो देखिए यह जो आवेश है यह एकदम सूक्ष्म आवेश है, यानी अगर यहाँ पर कुल स्थानांतरित आवेश Q है तो इस पहले आवेश को हम डेल्टा Q के रूप में सोच सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि इस पहले आवेश को यहां लाने से पहले यहां पर कितना विभवांतर था, तो आपका जवाब होगा कि यहां पर कोई विभवांतर नहीं था, क्योंकि अभी तो यहां पर कोई भी आवेश नहीं है। अब इसीलिए हम यह सोच सकते हैं कि इस पहले आवेश को गति करवाना लगभग मुफ्त होगा, क्योंकि हम इस पट्टिका द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं देख पा रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि यह पहला आवेश यहाँ पर आकर्षण के अंतर्गत है और इसे गति करवाने के लिए हमें थोड़ा बहुत कार्य अवश्य रूप से करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उस थोड़े बहुत कार्य को नजरअंदाज कर देता हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि इस पहले आवेश को गति करवाने के लिए जो किया गया कार्य है वह लगभग 0 के बराबर ही आएगा। तो यह 0 आने वाला है। और अब आइए मैं इसे लिख लेता हूं। तो यहाँ पर हितेंद्र के द्वारा जो किया गया कार्य है, और हम पहले चरण की बात कर रहे हैं, तो पहले चरण में हितेंद्र के द्वारा जो किया गया कार्य है वह लगभग 0 के बराबर आएगा। और अब हम इसे चरणबद्ध रूप से करने वाले हैं। अब आइए इस दूसरे आवेश को गति करवाते हैं। तो जरा इसके बारे में सोचिए कि क्या हमें इस दूसरे आवेश को गति करवाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अब यहाँ पर हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसे गति करवाएंगे तो हमें इस आवेश के द्वारा प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। और असल में यहाँ पर आवेश पृथक्कन के कारण एक छोटा सा विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। हालांकि यहाँ वाला विभवांतर इस वाले विभवांतर जितना बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक सूक्ष्म विभवांतर तो यहाँ उत्पन्न हो ही गया है। तो हमें इस आवेश को गति करवाने के लिए इस विभवांतर के खिलाफ थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ेगा। तो अब इस थोड़े से कार्य को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुणा स्थानांतरित आवेश। तो यहाँ पर देखिए जो थोड़ा सा विभवांतर आने वाला है यानी कि सूक्ष्म विभवांतर, वह हम V कह देते हैं, और इसके गुणा में जो यहाँ पर थोड़ा सा स्थानांतरित आवेश यानी कि जो सूक्ष्म आवेश है, तो सूक्ष्म आवेश के लिए हम यहाँ पर dq का उपयोग कर लेंगे। अक्सर हम सूक्ष्म आवेश को dq से ही प्रदर्शित करते हैं। अब इसी तरह यदि हम इस तीसरे आवेश को स्थानांतरित करवाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब जो विभवांतर है वह बढ़ गया है। तो इस तीसरे आवेश को स्थानांतरित करवाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और प्रत्येक चरण में हम जैसे जैसे आवेशों को स्थानांतरित करवाएंगे तो उन्हें स्थानांतरित करवाना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह तीसरा आवेश यहाँ पर आ गया है। अब अगले चरण में जब हम इस चौथे आवेश को स्थानांतरित करवाना चाहेंगे तो इसे स्थानांतरित करवाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ तक पहुंचने में मुझे और भी ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव होगा, क्योंकि अब जो विभवांतर है वह पहले की तुलना में और बढ़ गया है। तो इस आवेश को स्थानांतरित करवाना हमारे लिए थोड़ा और मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पर एक बात देख सकता हूं कि प्रत्येक चरण में जो विभवांतर है वह पहले की तुलना में थोड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी अगर यहाँ पर यह विभवांतर V था तो अगले चरण में जो विभवांतर है वह यह आ जाएगा। और ध्यान दीजिए मैंने थोड़ा सा बड़ा V लिखा है पहले की तुलना में। इससे मैं यह दर्शा रहा हूं कि पहले की तुलना में विभवांतर थोड़ा बहुत बढ़ गया है, गुणा dq है। और अब इसी तरह अगले चरण में विभवांतर थोड़ा और बढ़ जाएगा और इसी तरह यह विभवांतर प्रत्येक चरण में बढ़ता जाएगा। अगर हम अंतिम चरण की बात करते हैं, यानी इस अंतिम आवेश को हम स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इसके लिए विभवांतर क्या होगा। तो इस स्थिति में जो हमारा संधारित्र है वह लगभग पूरी तरह आवेशित हो गया है, बस यह आखिरी आवेश ही बचा है। तो इसके लिए अब जो विभवांतर आने वाला है वह V होगा। तो इस आखिरी आवेश को स्थानांतरित करने के लिए हम यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण का सामना कर रहे हैं और हम अधिकतम कार्य इसके लिए कर रहे हैं। और यह जितना भी कार्य है यह इस विभवांतर V के अंतर्गत आने वाला है। तो देखिए केवल इस आखिरी आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जो यहाँ पर विभवांतर आता है वह ये बड़ा V है,
तो यहां पर हम लिख लेते हैं वी डी क्यू। अब स्पष्ट रूप से यदि हम यहां पर इन सभी डी क्यू आवेशों को आपस में जोड़ देते हैं तब हमें यहां पर जो कुल स्थानांतरित आवेश क्यू है वह मिल जाएगा। लेकिन क्या अब आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि यहां पर जो हितेंद्र यानी कि मेरे द्वारा किया गया कार्य है वह क्यू गुणा वी क्यों नहीं आ रहा है? यहां पर देखिए, अब यह योगफल लिखा हुआ है, समेशन लिखा हुआ है, यह अब पूरा गणितीय मामला है। तो एक बार इस वीडियो को वापस से पॉज कीजिए और यह सोचिए कि यह क्यू गुणा वी आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपने सोचने का प्रयास किया होगा। अब चलिए मैं आपको इसका कारण बता देता हूं। इसका साधारण सा कारण है कि यहां पर ये जो सभी आवेश डी क्यू हैं ये इस विभवांतर V से नहीं गुजरते हैं, यानी इस वाले विभवांतर V से। केवल यह जो आखिरी आवेश है यही इस बड़े विभवांतर V से होकर गुजरता है। तो इस आखिरी आवेश के अलावा जितने भी शेष आवेश हैं वे थोड़े कम विभवांतर से होकर गुजरे, जिसके कारण इस आखिरी आवेश के अलावा जो शेष आवेश हैं उनके लिए जो किया गया कार्य है वह भी कम प्राप्त हुआ, और इसी वजह से यह जो कुल कार्य है यह भी Q गुणा V से हमें कम प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि यह आपको अर्थपूर्ण लगा होगा। अब जरा इसके बारे में सोचिए कि हम यह योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक संकेत देता हूं। हम जानते हैं कि यह dq आवेश की एक छोटी सी राशि है, यानी यह dq इस q का एक छोटा सा अंश है, यानी कि छोटी सी फ्रैक्शन है। अब जरा सोचिए कि यह dq इस q का कितना छोटा अंश है। तो मैं आपको बता दूं कि यह dq इस q का अनंत रूप से सूक्ष्म भाग है, जिसका मतलब है कि हमने q लिया है और उसको लगभग अनंत हिस्सों में विभाजित कर लिया है, और प्रत्येक अनंत रूप से सूक्ष्म भाग को हम dq कह रहे हैं। अब इसका मतलब है कि यह एक अनंत योगफल है, और जब भी हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो उसे हम समाकलन कहते हैं। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर हम एक समाकलन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। समाकलन के लिए हमें चाहिए एक तो प्रारंभिक बिंदु हो और एक अंतिम बिंदु हो। तो यहाँ पर हमारे पास प्रारंभिक आवेश के रूप में तो 0 है और अंतिम आवेश के रूप में यह कैपिटल Q है। हम यह भी जानते हैं कि समाकलन करते समय हम बीच में से कहीं से शुरुआत करते हैं। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पट्टिका पर ऋणात्मक आवेश है जो कि -Q है, और इस पट्टिका पर +Q आवेश है। यह +Q इस वाले +Q से कम है, यानी यह कोई भी एक मान होगा। और अब इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक विभवांतर है जो कि इससे कम होता है, तो इस विभवांतर को हम छोटा v कह देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हम यहाँ पर एक अतिरिक्त आवेश को स्थानांतरित करना चाहते हैं और इसी तरह हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम यह गणना करना चाहते हैं कि इस अतिरिक्त आवेश को यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित करने के लिए, यानी इस dq को यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित करने के लिए हमें कितना थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो अब यह जो थोड़ा सा कार्य है जो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा यह किसके बराबर आएगा, हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर यह जो विभवांतर यानी कि छोटा v और इसके गुणा में यह आवेश dq आ जाएगा। अब जरा सोचिए कि क्या हम इस विभवांतर का पता लगा सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि यह एक संधारित्र है, और अगर हम इस संधारित्र की धारिता को C कह देते हैं तो अब हम धारिता सूत्र जानते हैं, यानी कैपेसिटेंस फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि धारिता होती है आवेश बटा विभवांतर। तो चलिए इसे एक बार लिख लेते हैं। धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर होता है, यानी C बराबर Q बटा V आता है। अब इसका मतलब है कि किसी भी समय जो विभवांतर होगा वह आवेश बटा धारिता के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस V के स्थान पर देखिए Q बटा C, यानी विभवांतर की जगह है आवेश बटा धारिता लिख सकते हैं। तो यह हमारा इस छोटे से आवेश को यहां से यहां तक स्थानांतरित करने में सूक्ष्म कार्य आ जाएगा। अब अगर हमें कुल कार्य ज्ञात करना है तो हमें इस व्यंजक का समाकलन करना होगा। तो यहां पर देखिए हितेंद्र द्वारा किया गया कुल कार्य कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा समाकलन Q बटा C dQ। तो मूल रूप से यहां पर हमने यही चीज लिखी है, लेकिन अब हमने इसे एक उचित समाकलन संकेतन यानी कि प्रॉपर इंटीग्रल नोटेशन में लिख दिया है। और यह समाकलन कहां से कहां तक है, तो देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं जब आवेश Q बराबर 0 है। तो Q बराबर 0 से हम कहां तक जा रहे हैं, हम अंत में बात कर रहे थे जब आवेश यह धनात्मक Q हो, यानी धनात्मक बड़ा Q हो, कैपिटल Q हो। तो यहां पर देखिए Q बराबर यह बड़ा Q आ जाएगा। अब अगर हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमें हमारा किया गया कार्य मिल जाएगा और वही हमारी स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगी। तो एक बार मैं अंतिम बार चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका मान ज्ञात करने की कोशिश करें। अब आइए साथ में मिलकर हम यह समाकलन कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए Q dQ लिखा हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब है कि हम Q का समाकलन Q के सापेक्ष ही कर रहे हैं। और आप वह सूत्र याद कर सकते हैं। देखिए जब x की घात n dx ऐसा लिखा हुआ होता है
तो उसका मतलब होता है कि हम x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष करते हैं तो वह हो जाता है x की घात n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1, और वहां पर n का मान -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम उसी का उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए यह आ जाएगा। हम सबसे पहले हर यानी कि डिनोमिनेटर में यह c लिख लेते हैं, और यहां पर q की घात में 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो यह q स्क्वायर बन जाएगा, और यह 2 इस c के गुणा में भी आ जाएगा। और जब भी हम समाकलन करते हैं तो हम यहाँ पर सीमाएं भी लगा लेते हैं, तो सीमाएं आ जाएंगी 0 से लेकर q तक। तो पहले तो हम यहाँ पर यह ऊपरी सीमा रख देंगे, तो हमें मिलेगा q स्क्वायर बट्टा 2c माइनस, अब हम यहाँ पर यह निचली सीमा यानी कि यह 0 रख देंगे, तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें हमारा जो किया गया कार्य है वह मिल गया है, वह है q स्क्वायर बट्टा 2c। तो यही हमारी जो कुल ऊर्जा है इस संधारित्र में संग्रहित होने वाली या संचित होने वाली, वह ऊर्जा भी q स्क्वायर बट्टा 2c ही आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इस q के स्थान पर c गुणा v भी लिख सकते हैं, यानी कि जो कुल आवेश है वह कुल धारिता गुणा वोल्टता के बराबर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर यह प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पर q के स्थान पर c गुणा v लिखेंगे तो इसका वर्ग करने पर c स्क्वायर v स्क्वायर आएगा, और एक c से एक c निरस्त हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/2 CV स्क्वायर। तो जो कुल संग्रहित ऊर्जा है वह 1/2 CV स्क्वायर भी आ सकती है। और अब अगर यहाँ पर हम इस सूत्र में c को प्रतिस्थापित कर देते हैं q/v से, तो इससे देखिए हमें क्या मिलेगा। इससे हमें मिल जाएगा 1/2 q गुणा v। अब यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि जो भी हमने यहाँ पर गलत अनुमान लगाया था, जो असल उत्तर है यानी जो असल संग्रहित ऊर्जा है उसकी आधी हमें प्राप्त हो रही है। यानी यहाँ पर तो q गुणा v थी और यहाँ पर 1/2 q गुणा v है। अब हालांकि यह चीज तार्किक नहीं है, यानी मैं यह नहीं बता सकता हूं कि यह ऊर्जा आधी ही क्यों आई, 1/3 या 1/4 क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर समाकलन हो रहा है। लेकिन कम से कम हम इतना तो समझ ही पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जिस ऊर्जा का अनुमान लगाया था यह उससे कम प्राप्त हो रही है, जिसका हम कारण भी जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने का कारण है कि यहाँ पर सारे के सारे आवेश इस संपूर्ण विभवांतर से होकर नहीं गुजर रहे हैं। तो कुछ इस तरह हम एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करते हैं।